हेलो कृष्णा। हेलो नितिन, हेलो कृष्णा। शुरू करें? चलो। ठीक है। में क्या होता है कि जैसे कि हमने कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें तुम्हारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की बात कर रहे थे। ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो पहले आया था वो यूएस में आया था। ठीक है। तो उसने क्या किया था, स्टैंडर्ड 6 कॉमन पोल्यूटेंट्स के बारे में बताया, जो कि तुम्हारा क्राइटेरिया पोल्यूटेंट है। ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा हुआ था। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, SO2, CO, NO2, ओजोन, PM2.5, PM10। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। कब? हमारे लेड में ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये भी पढ़ा हुआ है। बस तक ये। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक हम लोग कवर करना है, उसमें तुम्हारा आ रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है। तो हम नॉक्स के बारे में थोड़ा सही से पढ़ेंगे। नॉक्स के बारे में, तो नॉक्स क्या होता है? देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होता है वो तुम्हारा एक बाइनरी कंपाउंड ऑफ द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है। ठीक है, जिसमें कि तुम्हारा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, हमने ये डिटेल में नहीं पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या क्या है। ठीक है। तो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रेट है, नाइट्रॉस ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है। तो तुम देख पा रहे हो कि तुमको फॉर्मूला स्क्रीन दिख रहा है ना? अविनाश ज्योति सर, क्लास जल्दी ले लो, CSIR का भी एग्जाम। CSIR का एग्जाम कब है? 8 9 10 है शायद। करेक्ट है ना? 8 9 10 है। हम्म। चलो बढ़िया। तो वो तो ठीक है। तो तुमको क्या करना है? तुमको रात में ही फ्रीडम मिलता है क्या? बाकी टाइम क्या करते हो तुम छुट्टी ले लो भाई, ऑफिस से जॉब वॉब कर रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा। मस्ती उधर और इधर भी, दोनों तरफ। अच्छा, ये लास्ट डेट कितना है फॉर्म फिलअप का, यूसी नेट का? यूसी नेट का फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट कितना है अविनाश ज्योति? सर आपने नंबर नहीं। 31st, ओके करेक्ट। भर लेना भाई, फॉर्म भी भर लेना, ये नहीं कि फॉर्म ही नहीं भरे। ठीक है। चलो, बताएंगे भाई अविनाश, ये सब तो सेकेंडरी चीजें हैं, नंबर क्या करवा लेंगे अभी। चलो मैं बात करता हूँ तुमसे। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो नॉक्स है। ठीक है। नॉक्स क्या होता है? इज ए जेनरिक टर्म for nitrogen oxides that are most relevant for air pollution, and out of 7 oxides of nitrogen, two, namely nitric oxide and nitrogen dioxides, are major air pollutant। ये सब major air pollutant है। ठीक है। These gases contribute to the formation of smog and acid rain, as well as tropospheric ozone। ठीक है। although it may have significant on the ozone layer। ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो नॉक्स है वो 7 ऑक्साइड से बना हुआ है, 7 अलग अलग ऑक्साइड से। बट इसका जो मेन रोल है वो कहाँ पे दिखता है? एक तो पहला चीज है कि स्मॉग के फॉर्मेशन में। इसको हम क्या बोलते हैं? स्मोक
प्लस फॉग, ठीक है, जो कि तुम्हारा एक्सेसिव पॉल्यूशन की वजह से होता है। दूसरा क्या है इफेक्ट इसका, एसिड रेन है, एज वेल एज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के फॉर्मेशन में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम देखते हैं थोड़ा कि जो नॉक्स हैं ये हैं क्या। तो नॉक्स जो होता है वो अगर नॉज के साथ मिलता है तो NO NO फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नॉक्स एक्चुअली में है क्या, वो दो सब्सटेंस से बना है, एक है तुम्हारा NO और दूसरा है NO2, इन्हीं दोनों से बना हुआ है। तो रिएक्शन में यही चीज दिखाया है। फिर ये जो NOZ है इसमें क्या क्या आता है देखो, HNO3 जुड़ेगा HOONO से, 2N2O5 से, HO2NO2, फिर पैन, ठीक है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट से जुड़ेगा, ठीक है। फिर नाइट्रेट आएगा, फिर ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स आएगा, बट एमोनिया नहीं आएगा, ठीक है। ये सब होगा। फिर क्या आता है कि टेक्निक्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ नॉक्स इज केमिल्यूमिनेसेंस एंड जैकब हेशर मेथड। तो नॉक्स का मेजरमेंट के लिए तुमको ये ट्रीटमेंट यूज करना ही होगा, और तुमको ये चीज मेथड्स पता होना चाहिए कि इस मेथड से वो काम करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या आता है कि फॉर्मेशन रिएक्शंस, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट एट एम्बिएंट टेम्परेचर, रिएक्ट नहीं करते हैं। हाई टेम्परेचर में ये लोग रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड्स वगैरह बनाने के लिए। ये तो ठीक है, वही इसमें वही स्लाइड है शायद, इसको नहीं लिखेंगे, इसको हटाएंगे। करेक्ट। अब आता है तुम्हारा कि जो ये नॉक्स होता है ये एक्चुअली में बनता कैसे है। एयर जब बर्न होता है फ्यूल में, जब कंबशन होता है तब ये जनरली बनने की कोशिश होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री की अगर बात करें, ये जो नॉक्स है ये तो तुमको इतना ही, ये तुम तो फिर से वही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो नॉक्स और वोलेटाइल कंपाउंड जो होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड तो तुम समझ रहे हो ना, जो कि तुम्हारे घर में कुकिंग ऑयल वगैरह में जो जलता है, दैट इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक, जो कि रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और जिनसे क्या बनता है, दे फॉर्म में फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग बनाएगा। ए सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन, एक सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन बनता है इससे, क्लियर। फिर क्या आता है कि द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, बात करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन और एसिड नाइट्रिक एसिड्स कैसे बनते हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है इवेंचुअली फॉर्म नाइट्रिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ठीक है, व्हेन डिसॉल्व्ड इन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर OH रेडिकल फॉर्मिंग ए कंपोनेंट ऑफ एसिड। ये तो बहुत ही सिंपल है कि एसिड ये बना रहा है, एसिड रेन बनाने के लिए ये आराम से OH रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि तुम्हारा NO2 जब रिएक्ट करता है HO2 के साथ HNO2 बनाता है और HNO3, दो रिएक्शन बनते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड दोनों तुमको पता होना चाहिए कि जो केमिकल रिएक्शन कैसे नाइट्रिक एसिड बनता है एटमोस्फेयर में, दैट यू शुड नो। इस सब में कुछ बड़ी कहानी नहीं है। नेचुरल सोर्सेस में अगर बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड्स के जो नेचुरल सोर्सेस हैं वो क्या है, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, क्योंकि बायोकेमिकल साइकिल्स में इसे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एंड इज कॉज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, दिस कैन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द एसिड रेन इफ नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रिसिपिटेशन। तो प्रिसिपिटेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वो पहुंचेगा ही, ठीक है, पहुंचेगा ही, इसमें कुछ नया चीज नहीं है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस में ये चीज दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा कहानी है नहीं, ठीक है। लेकिन बायोजेनिक सोर्सेज की अगर मैं बात करें तो सिर्फ एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं उससे दिखता है। दूसरा क्या है, द यूज ऑफ नाइट्रोजन, इस काम में आता है फिक्सिंग द प्लांट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एटमोस्फेरिक नॉक्स, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं द यूज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एटमोस्फेरिक नॉक्स, ठीक है। यूज जो होता है प्लांट फिक्सेशन में वो भी तुम्हारा नॉक्स को बनाने में मदद करता है, एटमॉस्फेरिक नॉक्स को, बाय प्रमोटिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि माइक्रोबियल ब्रेकडाउन भी होता है, माइक्रोबियल ब्रेकडाउन होके एटमॉस्फेयर में नॉक्स पैदा हो सकता है, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। नॉक्स पैदा करने के लिए माइक्रोब्स का प्रेजेंस अगर हो तो वो तोड़ के उसको वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा क्या होता है कि इसके इंडस्ट्रियल सोर्सेस होते हैं। तो इंडस्ट्रियल सोर्सेस जो होते हैं वो सारे के सारे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरली क्या है कि जो नॉक्स है उसके दो तरीके के सोर्सेस हैं एंथ्रोपोजेनिक में। पहला है तुम्हारा थर्मल नॉक्स, दूसरा है तुम्हारा फ्यूएल नॉक्स, ठीक है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो थर्मल नॉक्स और फ्यूएल नॉक्स होता क्या है। देखो, जब ये बात करता है थर्मल नॉक्स की, थर्मल नॉक्स क्या है? थर्मल नॉक्स रिफर्स टू दी नॉक्स फॉर्म्ड, एक मिनट, formed through high temperature oxidation of a diatomic nitrogen found in the combustion of air। ठीक है, दिखा तुमको ये चीज, है ना। तो ये क्या हुआ? द फॉर्मेशन रेट इज प्राइमरली ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड द रेजिडेंस टाइम ऑफ ए नाइट्रोजन एट ए टेम्परेचर। तो फ्यूएल नॉक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल्स कॉजेस 54% ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक नॉक्स। एक तो थर्मल नॉक्स है जो सिंपली तुम्हारा क्या हो रहा है कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से डाई नाइट्रोजन को जला रहा है किसमें, एटमोस्फेयर में, ठीक है, तो उससे बन रहा है। बट फ्यूएल नॉक्स क्या है? ये तो ट्रांसपोर्टेशन में पैदा हो रहा है। तो नाइट्रोजन नॉक्स प्रोडक्शन फ्रॉम दी नाइट्रोजन वेरिंग फ्यूल, जैसे कि कोल हुआ, ऑयल हुआ, ठीक है, बाय द कन्वर्जन ऑफ फ्यूल बाउंड नाइट्रोजन टू नॉक्स ड्यूरिंग द कंबसन। अगर जलाया जाता है तब क्या होता है कि जितने भी नाइट्रोजन होते हैं वो नॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फ्यूएल नॉक्स की कहानी ये है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट पॉल्यूटेंट जो इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में पढ़ने की जाएंगे वो है तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि एक टॉक्सिक गैस होता है, पंजेंट इन नेचर होता है, दूसरा इरिटेटिंग स्मेल होता है। इरिटेटिंग स्मेल का मीनिंग क्या है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड? ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में सुने हो। तो इसका जो ये इरिटेटिंग स्मेल बोल रहा है, ये किस तरीके का स्मेल होगा? इरिटेटिंग का मीनिंग क्या होगा, किस तरीके का स्मेल होगा, बताओ। इरिटेटिंग स्मेल का मीनिंग कौन से तरीके का स्मेल होगा? क्या इसका स्मेल की वो रहेगी? हेडेक लिया, हेडेक होगा सर। इनटॉलरेबल स्मेल? अरे नहीं यार, मैं पूछ रहा हूँ कि किस तरीके का इरिटेटिंग स्मेल होगा। बर्दाश्त नहीं होगा रोट ये क्या कोई मूवी चल रहा है, बर्दाश्त नहीं हो सकता? ऐसे थोड़ी होता है। रोटेन एग, कृष्णा पकड़ा। अब रोटेन एग स्मेल होता है। रोटेन एग मतलब सड़ा हुआ तुम्हारा सड़ा हुआ तुम्हारा क्या होगा? सड़ा हुआ स्मेल, किसका? तुम्हारा इसका स्मेल जो है वो सड़ा हुआ होगा, सड़ा हुआ अंडे की तरह, ठीक है। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। करेक्ट। अच्छा, ये मोहिनी बहुत दिन से नहीं आ रहा है, इसका पता नहीं कुछ हो गया है लग रहा है, इसने रोटने का ना सूंघ लिया हो। चलो, अंडे का भंडा, ठीक है। चलो कृष्णा मजाक मत करो। तो अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अदर गैसेस ऑफ सॉक्स, जैसे कि SO3 है, वो भी एटमोस्फेयर में बनता है, ठीक है, एट ए कंसंट्रेशन मच लोअर देन SO2, ठीक है। तो SO2 जब फॉर्मेशन होता है व्हेन सल्फर इज एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग फॉसिल फ्यूल कंबशन,
ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेसेस और मेटल स्मेल्टिंग के टाइम में ये काफी टॉक्सिक कंसंट्रेशन में पैदा होता है। कौन? SO2 जो होता है काफी टॉक्सिक कंसंट्रेशन में कब पैदा होता है? एक तो फॉसिल फ्यूल को जब जलाते हो, दूसरा क्या है, ऑयल रिफाइनरीज में दिखता है, तीसरा है तुम्हारा मेटल स्मेल्टिंग में। करेक्ट, इन तीन चार चीजों में वो दिखता है। ठीक है, फिर क्या आता है तुम्हारा कि SO2 dissolves in cloud droplets and oxidizes to form sulfuric acid, ठीक है, which can fall to earth as acid rain or form sulfate aerosol particles in the atmosphere। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो डिजोल्व करता है क्लाउड ड्रॉपलेट्स में, ऑक्सीडाइज होता है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, विच कैन फॉल टू द अर्थ एज ए एसिड रेन के फॉर्म में फॉर्मेशन होगा। देन क्या होगा, फॉर्म द सल्फेट एरोसोल। ठीक है, तो एसिड रेन जो होता है वो रिएक्ट करता है विथ मार्बल ऑफ ताजमहल। ठीक है, जो कि उसको येलोइश कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो मार्बल जो है वो तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना जी, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब तुम्हारा H2SO4 रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या बना देंगे, वो कैल्शियम सल्फेट बना देंगे, प्लस तुम्हारा प्रिसिपिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा उसको, और क्या है। ठीक है, तो उसके बाद H2CO3 बना देगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा। तो इस तरीके से तुम्हारा येलोइश फॉर्म में कन्वर्ट होने के चांसेस तब रहते हैं जब एसिड रेन होता है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि वो येलोइश फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज के डेट में कभी कभी बच्चों को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ब्लैकनिंग ऑफ द ताजमहल। लोग अभी भी उसको सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड से लिंक कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि जो ब्लैकनिंग होता है ये होता है डिपोजिटेड ड्यू टू लाइट एब्जॉर्बिंग डस्ट और कार्बोनेशियस मटेरियल पार्टिकल्स, जिसमें कि तुम्हारा ब्लैक कार्बन आ रहा है और ब्रोमीन कार्बन आ रहा है। ठीक है, नहीं, ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन, सॉरी, BC मतलब है तुम्हारा ब्लैक कार्बन, ठीक है, एंड BRC है मतलब तुम्हारा ब्राउन कार्बन। ठीक है, ये उसी से बन रहा है, ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन से तुम्हारा बन रहा है। कौन? ये जो कंबसन हो रहा है ये ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन से तुम्हारा बन रहा है। ठीक है, जिससे कि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल क्या हो रहा है, सरफेस का डिसकलरेशन हो रहा है। तो ब्लैकनिंग ऑफ ताजमहल को कभी भी कंफ्यूज मत करना एसिड रेन से, दोनों की कहानी बिल्कुल ही अलग है। नेवर कंफ्यूज विद दिस थिंग। ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन बच्चों के अंदर हमेशा रहा है और वो क्वेश्चन में इसी चीज को गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इस चीज को बड़े अच्छे से ध्यान रखना कि किस तरीके से वो ब्लैकनिंग होता है एंड उसके पीछे का क्या कहानी है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लैकनिंग दिस थिंग्स। करेक्ट, समझ में आया? तो इसके बाद अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक में ना हम इंस्ट्रूमेंटेशन को पढ़ने चलेंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन को पढ़ना भी जरूरी है। तो किस इंस्ट्रूमेंटेशन से तुम्हारा एयर पार्टिकल कलेक्ट होता है, किस इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकलता है, दैट यू शुड नो, अदरवाइज इसमें तुम गड़बड़ करोगे। ठीक है, तो मैं अगर चलता हूँ, मैंने तुमको लास्ट क्लास में कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल्स के डिवाइसेस के बारे में बताया था। ठीक है, तुमको मैंने लास्ट क्लास में पॉल्यूशन कंट्रोल के कुछ डिवाइसेस के बारे में तुमको मैंने इन्फॉर्म किया था। करेक्ट, याद होगा तुमको, है ना, या नहीं है? एक लास्ट क्लास में खत्म होने से पहले ना तुमको मैंने एक चीज दिखाया था, कंट्रोलिंग डिवाइसेस के बारे में तुमको मैंने कुछ ना कुछ बताया था, है ना? हाँ या ना यार, बोलते भी नहीं हो तुम लोग। सो गया क्या अविनाश? जति? यस सर, बताया था। चलो, तो बात करते हैं कि जो पहला डिवाइस, ठीक है, इसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। तुम इसका फिगर देख सकते हो, इसमें कुछ बड़ा तोप मार चीज नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक आउटलेट है फॉर दी, क्या, डीन गैस के लिए। ठीक है, एक आउटलेट बनाया गया है। कौन सा गैस? डीन गैस, जो कि बाहर निकल रहा है, गैस जो कि बाहर निकल रहा है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि देखो, इसमें ना जो रिमूवल होता है, जैसे कि पॉल्यूटेड गैस का इनलेट बताया, तो ये जो पॉल्यूटेड गैसेस आ रहा है, ठीक है, पॉल्यूटेड गैसेस के साथ में क्या होगा ना, पार्टिकल्स होंगे।
ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका जो साइज होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल साइज जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू तुम्हारा होगा 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, जो कि तुम्हारा इसके अंदर जाएगा। ठीक है, करेक्ट। तो पॉल्यूटेड गैस स्ट्रीम यहाँ गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूज के लिए वो अंदर चला गया। ठीक है, जैसे ही वो अंदर गया, ठीक है, ये डिवाइस क्या करेगा, इसमें कुछ ना कुछ रेक्टेंगुलर चैम्बर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 1 2 3 4 ये सब ट्रेज हैं। ये क्या है, एक तरीके से रेक्टेंगुलर चैम्बर है। ठीक है, तो इसमें जो वेलोसिटी अंदर की तरफ जाती है, फिर बात आता है कि क्या हम इसको तेजी वेलोसिटी से मूव कराएंगे? नहीं, इसमें जो भी चीज अंदर जा रहा है उसका एक फिक्स्ड वेलोसिटी है। उसकी वेलोसिटी कितनी है, इसमें जो वेलोसिटी अंदर छोड़ी जाती है एयर की, वो छोड़ी जाती है वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी वेलोसिटी एक सेकेंड में वो 0.3 मीटर मतलब कितना होता है तुम्हारा, इंटू 100 कर दो, दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हवा छोड़ी जा रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर रखना, 30 सेकेंड पर मीटर की स्पीड से हवा छोड़ी जा रही है। तो इससे क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है इजीली ग्रेविटी में सेटल हो जाता है। ठीक है, द पार्टिकल्स हैविंग हाई डेंसिटी, फिर आता है कि द पार्टिकल हैविंग हाई डेंसिटी, इसमें स्टोक्स लॉ को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो स्टोक्स लॉ को फॉलो करता है। और स्टोक्स लॉ क्या बताता है, वही जिसका जो भारी है डेंस मटेरियल है वो जल्दी सेटल डाउन करेगा। उसी की वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा जो हायर डेंसिटी के पार्टिकल्स हैं वो इजिली सेटल डाउन कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ है नहीं बड़ा कहानी। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसका नाम क्या है, साइक्लोनिक सेपरेटर। दिस इज साइक्लोनिक सेपरेटर। अब इसकी भी क्या कहानी है ये भी जान लो कि साइक्लोनिक सेपरेटर्स में क्या यूज होता है। तो अगर मैं साइक्लोनिक सेपरेटर की बात करूं तो क्या होता है कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई काम नहीं है। ठीक है, नो ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें क्या है, तुमको एक चीज दिख रहा होगा, ये सर्कुलर में रोटेट कर रहा है, हवा आ रही है, इस सर्कल में रोटेट हो रही है। तो सर्कल में अगर रोटेट हो रही है तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्री क्या फ्यूगल, जो बाहर की तरफ फेंकी जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जनरेशन होगा। कहाँ पे, इस पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो जनरेट होगा। ठीक है, जिससे कि तुम्हारा पार्टिकुलेट मैटर जो है, पॉल्यूटेड एयर वगैरह वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होते हैं वो सेवरल टाइम्स तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और स्पिनिंग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, बट इसमें जो पार्टिकल्स का रिमूवल होता है, इसमें पार्टिकल्स का जो रिमूवल होता है ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टिकल्स का जो साइज होना चाहिए इसमें क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 8 माइक्रोमीटर। ठीक है, 8 माइक्रोमीटर से छोटा। ठीक है, 8 माइक्रोमीटर से जितना भी छोटा ये इक्वल टू है, वही जो है पार्टिकल्स वो यहाँ पे बाहर निकल पाते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ कहानी है नहीं। ये गया मतलब जो डस्ट लैडन गैस, मतलब बहुत सारा डस्ट है वो अंदर घुसेगा, रोटेटिंग मोशन में घुस के उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो गैस है वो क्या होगा, स्पाइरल मूवमेंट करेगा, स्पाइरल फॉर्म में मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये फ्लो बनेगा, फ्लो बन के क्या होगा, नीचे से तुम्हारा आउटलेट पार्टिकल से जो है टकराते जाएगा वॉल्स ऑफ द कोन में, एंड आर डिस्चार्ज फ्रॉम द आउटलेट। मतलब क्या है कि देखो, जैसे कि ये गोल गोल रोटेट किया, ठीक है, गोल रोटेट करके इसको वेलोसिटी मिल गया, तो वेलोसिटी जैसे ही मिला ये इस इनलेट से अंदर घुसेगा। इनलेट से अंदर घुस के ऐसे घूमेगा 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 घूमेगा, ऐसे घूमते 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 वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी बीच में क्या होगा कि वो आउटसाइड सरफेस में तुम्हारा जो छिटकेगा ना, जो भारी है वो जल्दी छिटक जाएगा, छिटक के लग जाएगा। ठीक है, हल्का वाला नीचे की तरफ भाग जाएगा, भारी वाला फटक 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 छिटक के, नहीं हल्का वाला नहीं, भारी वाला जो है वो तुम्हारा नीचे जाएगा, हल्का वाला जितने भी सब छिटक छिटक के ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज तुमको याद होना चाहिए कि इस तरीके से तुम्हारा काम होता है किसमें, हमारा साइक्लोनिक प्रिसिपिटेटर बोलो या साइक्लोनिक सेपरेटर बोलो, जो भी नाम बोलो इसका,
उसमें इस प्रोसेस से ही काम करता है। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा एक नया और एक चीज जिसको हम बोलते हैं फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक फिल्टर्स या तुम्हारा बोलोगे बैग हाउस फिल्टर्स। ठीक है, इसका नाम है फैब्रिक फिल्टर या बैग हाउस फिल्टर। तुम देख सकते हो, ये पिक्चर है उसका। ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ फैब्रिक और बैग हाउस फिल्टर। तो फैब्रिक फिल्टर में क्या हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इसमें एक पॉल्यूटेड गैस को फैब्रिक से पास किया जा रहा है, जो कि अलाउ कर रहा है क्लियर गैस को पास करने के लिए, पार्टिकुलर मैटर को वहीं पे फिल्टर आउट कर दे रहा है। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पार्टिकल इसमें सीव होते हैं, जो पार्टिकल इसमें सीव आउट होते हैं, जो बाहर निकलते हैं, उनमें कौन से हैं तुम्हारे पार्टिकल्स की जो साइज होती है, फिर बात चलती है कि पार्टिकल्स की जो साइज होगी वो वेरी फाइन होगी। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगी, 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा, 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, या लेस देन होगा उससे, लेस देन इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर और उसके बराबर होगा। ये तुम्हारा पार्टिकल साइज जो भी होगा 1 मीटर के बराबर होगा या लेस देन 1 मीटर होगा। ठीक है, acts as a filtering medium for the further removal of the particles, increasing the efficiency of क्या एक्ट एज ए फिल्टरिंग मीडियम, ये एक्ट करता है फिल्टरिंग मीडियम की तरह। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा यहाँ पे प्रोसेस दिख रहा है, इसमें हो क्या रहा है कि तुम्हारा अंदर जा रहा है इनलेट एयर। ठीक है, और वो बैग हाउस में घुस रहा है, बैग हाउस में घुसा घुसा घुसा। ठीक है, सेकिंग मैकेनिज्म उसको सेक कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गया, ये सब बैग्स हैं, इन बैग्स में वो घुसा, घुस के क्या हो रहा है कि इनमें वो शेक हो रहा है, हिल रहा है, हिलते 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 जो आउटलेट है, जो पार्टिकल्स हैं वो तो बाहर निकल जा रहे हैं। ठीक है, आउटलेट फॉर क्लीन एयर, तो 4-5 बैग से जब वो टकराते हुए बाहर जाएगा, इसमें पोर्स थोड़े बड़े, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे होते जाएंगे, बाहर निकलेगा। तो यहाँ से आउटलेट से तो क्लीन एयर बाहर निकल जाएगा, लेकिन अंदर में क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल थे वो सब सेटल आउट हो जाएंगे, छिड़क छिड़क के डस्ट जो है बाहर निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे गया तो यहाँ से कुछ छिटक के नीचे गिरा, यहाँ पे गया फिर ये वाला हवा इधर गया तो छिटक के नीचे, ये गया नीचे, ये गया नीचे, ऐसे जाता है। ठीक है, तो फैब्रिक गैस हाउस फिल्टर के बारे में तुमको पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करता है। मैकेनिकल सेकर भी मौजूद है ऊपर, जो कि हिला रहा है उसको बार बार। ठीक है, ये है। इसके बाद जो सबसे एडवांस टेक्निक है, द एडवांस टेक्निक यूज। ठीक है, सबसे जो एडवांस वाला आज के डेट में है, वो कौन सा तुम्हारा काम वाला है, ये तुमको पता होना चाहिए। तो एडवांस जो सबसे ज्यादा है वो कौन सा है तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, ये तुम देख सकते हो, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम बात करें तो क्या होता है इसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में तुम क्या करते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन तब होती है जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल लेस देन 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर लेस देन 1 माइक्रोमीटर के सब्सटेंसेस पोल्यूटेड गैस में मौजूद हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो, तो ये क्या करेगा कि ये एक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। तो उन वोल्टेज के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, गैस जो एंटर कर रहा है, ठीक है, वो हाई वोल्टेज के बीच में घुस रहा है। ठीक है, तो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस क्या करेगा, एक कोरोना प्रोड्यूस करेगा, एक बिम प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो माइग्रेट करने लगेंगे ग्राउंड सरफेस की तरफ, एंड पासेस ऑन देयर नेगेटिव चार्जेस टू द डस्ट पार्टिकल ऑल्सो। सो इस वजह से क्या होगा कि जो नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल होंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली ड्रॉ डाउन हो जाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज कलेक्टर सरफेस वेयर दे गेट फाइनली डिपॉजिटेड। बहुत ही सिंपल है, कुछ बड़ा बात नहीं है। देखो, समझा देता हूँ। जैसे कि ये मैं बात करता हूँ कि तुम्हारा क्या बोलते हो, इनलेट हुआ यहाँ पे हवा का। ठीक है, अब तुमको पता है कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। करेक्ट, पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब ये वाल्स वगैरह में क्या है तुम्हारा, वाल्स वगैरह में तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये तो इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ेगा, कौन, ये जो है तुम्हारा रॉड, ये तो इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ेगा। ये सारे के सारे नेगेटिव पार्टिकल छोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ेंगे तो इधर तो पॉजिटिव चार्ज है, और इन जो जो तुमने इनलेट भेजा है वो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन से टकरा के ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा।
जितने भी डस्ट पार्टिकल है सब नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से क्या होता है कि ये तुम्हारा सरफेस पे चिपक जाता है आके, इन बैग फिल्टर्स के, ये जो फिल्टर है, बैग फिल्टर तो नहीं, इन फिल्टर के सरफेस में आके चिपक जाता है। क्योंकि ये क्या है, ये तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज है और ये अंदर क्या है तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस तरीके से ये कलेक्ट आउट होता है, डस्ट वगैरह जो है कलेक्ट आउट हो जाते हैं। तो ये 99% एफिशिएंसी से काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसको हम ईएसपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली कहाँ यूज होता है आजकल डेट में, चिमनीज वगैरह में ज्यादातर यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये अच्छे से फिल्टर आउट कर सकता है। कौन? तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो अच्छे से फिल्टर आउट कर देता है बाकी सब चीजों से। इसके अलावा आता है तुम्हारा वेट स्क्रबर और एक वेंचुरी स्क्रबर। स्क्रबर दो है, एक होता है वेट स्क्रबर, एक होता है वेंचुरी स्क्रबर। ठीक है, इसके बारे में भी समझाता हूँ क्या है। ठीक है, सपोज करो कि तुमको एक फिगर बिन दिखाए बिना तो नहीं होगा, चलो बता देते हैं थोड़ा, तभी आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ तुमको, ठीक है, तो तुमको अगर मैं बोलूँ जो वेट स्क्रबर होता है, वेट स्क्रबर, ठीक है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे रिलीज होंगे। ठीक है, अगर पार्टिकल रिमूव्ड होंगे किसी वेट स्क्रबर से तो कैसे रिलीज होंगे, पहली बात। ठीक है, इफ पार्टिकल, वेट स्क्रबर नाम दिया गया है। वेट कलेक्टर्स बोलो या वेट स्क्रबर बोलो, कुछ भी बोलो, वेट कलेक्टर्स बोलो और वेट स्क्रबर बोलो। ठीक है, इसके कई नाम है, वेट स्क्रबर बोलो या वेट कलेक्टर बोलो, अगर ऐसा चीजें बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका नाम ऐसा है तो इसमें क्या यूज हो रहा है देखो। इसमें होता है कि जो रिमूवल हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। इसके तीन टाइप्स हैं। एक होता है स्प्रे टावर, पहला नाम है तुम्हारा इसका, एक टाइप है जो, उसको हम बोलते हैं स्प्रे टावर। ठीक है, फिर क्या आता है तुम्हारा वेंचुरीज कवर, वेंचुरी कवर। ठीक है, तीसरा तुम्हारा क्या आ रहा है, साइक्लोन कवर। ठीक है, स्प्रे टावर, वेंचुरी स्क्रबर, साइक्लोन स्क्रबर। ठीक है, तीन तरीके के स्क्रबर हो गए। तो इसमें जो स्प्रे टावर की बात करता है तो उसमें क्या हो रहा है कि वाटर को सिंपली छोड़ दोगे नोजल में, सिर्फ दे के तुम क्या करोगे, दिखाता हूँ तुमको, दिखाएंगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। लेट मी शो यू। ठीक है, ये है तुम्हारा स्प्रे टावर, देखो दिख रहा है, आया ना। ठीक है, थोड़ा जूम कर देते हैं, और नहीं दिख रहा है तो तुमको, देखो अब दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलो वो, नितिन सब हाँ बोलो, पहले हाँ बोलो सब, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सब हाँ बोलो। खाली अविनाश ही हाँ बोलेगा, क्या एक्टिव है लग रहा है अविनाश। दिख रहा है सर, दिख रहा है सब, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, दिख रहा है सबको। ठीक है, तो इसमें तुमको क्या समझ नजर आ रहा है, इसमें तुमको नजर आ रहा होगा कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें जो इनलेट ऑफ वाटर, एक वाटर का कॉलम इसने ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिस्ट एलिमिनेटर है, मिस्ट भी यहाँ से हटाएगा, क्योंकि अगर तुम हवा को इनलेट करोगे और वाटर ठंडा हवा मौजूद है कहीं पे तो वो क्या करता है, यहाँ पे मिस्ट बना देता है। ठीक है, अब ये क्या है, स्प्रे नोजल है, ये पानी को क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है। ठीक है, स्प्रे करेगा यहाँ से। ठीक है, अब जैसे ही तुम क्या करोगे कि ये जो तुम्हारा इनलेट, जो तुम्हारा इनलेट है पॉल्यूटेड गैसेस का, अगर पॉल्यूटेड गैसेस इसके अंदर से घुसते हैं और ये पॉल्यूटेड गैसेस में यहाँ डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं, तो ये क्या करेगा, डेफिनेटली स्प्रे होने के बाद ये तो भारी हो जाएगा। तो भारी होते ही क्या हो जाएगा,
ये डर्ट जो है वो सेटल आउट हो जाएगा। तो ये एक मेथड है स्प्रे टावर मेथड, ठीक है। इससे तुम्हारा ये जो वेट स्क्रबर के पहले जो टाइप है उसमें ये चीज दिखाया गया है, ठीक है। दूसरा टाइप में क्या होता है ये देखो, ये तो पहला टाइप समझा है। दूसरा है तुम्हारा है इसमें स्प्रे टावर के बाद वेंचुरी। अब फिर बात आएगा कि इसमें कितना पार्टिकल, इसमें फिर ये भी पूछ सकता है ना कि कितना साइज का पार्टिकल तुम्हारा फ्लो कर रहा है जो कि यहाँ पे स्प्रे टावर में काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी एक है जो तुम्हारा लिमिट, दैट इज 10 माइक्रोमीटर से कम का नहीं करेगा, 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा का करेगा, ठीक है। 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा, ये सब क्या है, एरोडायनामिक डायमीटर, एरोडायनामिक डायमीटर, ठीक है। डोंट कंफ्यूज विद दिस टर्म एरोडायनामिक डायमीटर, ठीक है। ये उसी डायमीटर की बात करें, जैसे पीएम 2.5 10 बोलते हो ना, तो इसमें ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर पे ही ये काम करेगा, ठीक है। वेट स्क्रबर और वेट कलेक्टर्स की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा क्या, वेंचुरी स्क्रबर। वेंचुरी स्क्रबर कैसा होता है भाई, ये भी कोई पूछ सकता है कि वेंचुरी स्क्रबर कैसा होता है भाई, कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। थोड़ा फिगर जूम करके दिखाते हैं तुमको, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ वेंचुरी स्क्रबर में, इसमें क्या हो रहा है कि जो वेंचुरी स्क्रबर है उसका जो साइज है, पार्टिकल का साइज कहाँ से कितना तक यहाँ पे लाई करता है, तो ये तुमको पता होना चाहिए। पार्टिकल का साइज यहाँ पे मोस्टली, एक मिनट दो, ठीक है, यहाँ पे लाई करता है 0.5 टू 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का साइज जो है वो इतना है, ठीक है। वेरी क्लियर, पार्टिकल का साइज जो है वो इतना है, तभी यहाँ पे ये चीज होता है। समझ में आया, करेक्ट है, ये पोर्शन क्लियर हो गया, ठीक है। तो पार्टिकल का साइज यहाँ पे क्लियर हो गया, पार्टिकल का साइज वाला जो कॉन्सेप्ट था, समझ में आया या नहीं, करेक्ट। अब बात आता है कि इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें फिर कौन कौन सी चीजें जो है ये बाहर निकलेंगे। अब ये हम पढ़ क्या रहे हैं, फिर कोई पूछेगा कि नहीं सर हम पढ़ क्या रहे हैं, कंफ्यूजन तो अभी भी है। हम है वेंचुरी स्क्रबर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तुम्हारा पोल्यूटेड गैस तो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो थोड़ा पोल्यूटेड गैस कहाँ से हो रहा है, तो इनलेट हो रहा है पोल्यूटेड गैस का, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो इनलेट हो रहा है पोल्यूटेड गैस का, उसकी एक वेलोसिटी ना बहुत ज्यादा है, क्या है, 60 to 180 मीटर पर सेकेंड। मतलब सोच रहे हो एक सेकंड में 180 मीटर, इतना तेज, इतना तेज फेंक रहा है वो, 180 मीटर कवर कर रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है भाई, 180 0.1 किलोमीटर के पास पास, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोर्सर वाटर स्ट्रीम इज इंजेक्टेड अपवर्ड इनटू द थ्रोट वेयर गेट्स इट एटोमाइज्ड ड्यू टू हाई इम्पैक्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द गैस। अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मीनिंग क्या है, जो मैंने बोला अभी वर्ड्स, कि तुमको क्या होगा ना कि तुम स्प्रे कर रहे हो लिक्विड को, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे थ्रोट हो रहा है वेंचुरीमीटर का, ये क्या करता है, बहुत तेजी से फेंकता है उसको, इसको बहुत तेजी से फेंकेगा तुम्हारा, किस चीज को, वाटर स्ट्रीम को, ठीक है। जैसे ही बहुत तेजी से ये फेंकेगा वाटर स्ट्रीम्स को, तो ये क्या हो जाएंगे, एटोमाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। जिसके वजह से क्या होगा, द लिक्विड ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे क्या होगा, बहुत तेजी से कोलिजन होगा, लिक्विड ड्रॉपलेट्स कोलाइड, कोलिजन होगा लिक्विड ड्रॉपलेट्स के बीच में, ठीक है। तो जैसे ही ये कोलिजन होगा, हाई इम्पैक्ट होगा, और उसके वजह से तुम्हारा जो पार्टिकल है वो फॉल डाउन हो जाएगा। तो वेंचुरी स्क्रबर में भी यही कहानी है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं इसका क्या खासियत है, क्या यूजेस है, ठीक है, इसको तुमको अगर समझना है तो इसके लिए एक सिंपल सी तुमको एक थ्योरी बताता हूँ, कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से तुम क्या बना सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्लरी बना सकते हो। स्लरी मतलब
इसका तुम इसमें वाटर कंटेंट ऐड कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट में तुम वाटर कंटेंट ऐड कर दो, तो ये किस चीज को रिमूव कर सकता है पोल्यूशन से, दैट इज कॉल्ड सॉक्स। सॉक्स को हटा सकता है कौन, वेंचुरी स्क्रबर से हम सॉक्स को हटा सकते हैं। सॉक्स रिएक्ट करेगा ना तो इसमें से वाटर इवेपोरेट कर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम तुम्हारा सल्फेट। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। तो ये यूजफुल है कहाँ पे, सॉक्स जहाँ पे पैदा हो रहा है, सॉक्स को रिमूव करने के लिए, साथ साथ उसकी मेजरमेंट के लिए भी ये यूजफुल है। ठीक है, ये चीज तुमको पता होना चाहिए। इसके बाद साइक्लोनिक स्क्रबर वगैरह आता है। साइक्लोनिक स्क्रबर में भी वही कहानी है, मिस्ट एलिमिनेटर होगा, वैसे ही तुम्हारा वाटर इनलेट की तरह ये फॉर्मेशन होगा, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। ठीक है, साइक्लोनिक स्क्रबर में तुम पहले ही साइक्लोनिक जो सेपरेटर है वो पढ़ चुके हो, तो थोड़ा यहाँ पे साइक्लोनिक मूवमेंट और पढ़ लोगे। ठीक है, इसका भी डायग्राम कुछ ऐसा है, देख सकते हो। कुछ नहीं, देखो इनलेट भेजा, साइक्लोन की तरह ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे क्लीन एयर बाहर निकल गया, बट यहाँ पे मिस्ट एलिमिनेटर है जो कि क्या करेगा, इसको वापस से वाटर से भिजवा देगा नीचे। यहाँ पे तो पानी फेंक रहे हो, ठीक है, यहाँ पे पोल्यूटेड गैस फेंक रहे हो, पोल्यूटेड गैस तो जाके ऐसे उड़ रहा है। पानी फेंक रहे हो तो क्या करे, नीचे से पानी फेंक रहे हो, तो यहाँ पे पहले तो स्प्रे होता था, अब नीचे से पानी फेंक रहे हो, तो भी ये क्या करेगा, हाई तरीके से स्प्रे करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगा जानते हो, इसमें क्या लगा जानते हो, हाई तरीके से स्प्रे करेगा मतलब कूलर में देखते हो खस लगता है, खस, है ना, कूलर में खस लगता है, तो ये देखा हुआ ना पीछे वाले से ज्यादा, कूलर में खस लगता है पता है ना, जो पीछे लगता है जिससे तुम्हारा ठंडा होता है, वो जो, अविनाश छोड़ो, हाँ, तो ये जो खस लगता है पीछे, तो ये उसी की बात चल रही है, तो बीच में खस लगा रखा है, जो जैसे स्प्रे कर रहे हो ना, वो खस से ऐसे बाहर निकला, छिटक रहा है, तो छिटक के भी वो क्या बनता है तुम्हारा, स्प्रे की तरह कन्वर्ट हो जाता है, और वो फिर तुम्हारा उसको आउटलेट से बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, इससे तुम्हारा क्लियर होता है कि ये चीज है। अब बात आता है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है सर, कुछ कर सकते हैं हम क्वेश्चन से, डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, और क्या क्वेश्चन है वो मैं भी एक एक करके तुमको कराता हूँ। 2 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट से रिलेटेड और ये बैक फिल्टर वगैरह से रिलेटेड। ऐसे तो थ्योरी है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसकी थ्योरी जो है कंटेंट में मैं एक्स्ट्रा ऐड करके तुमको दे दूंगा, बट इसका जो क्वेश्चन है वो तुम पढ़ो। ठीक है, वो मैं तुमको दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर है मेरे पास। ठीक है, सपोज करो कि क्वेश्चन दिया है कि तुम्हारे पास एक ईएसपी है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक ईएसपी मौजूद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर मौजूद है, जिसकी कलेक्टर प्लेट में, ठीक है, जिसका जो कलेक्टर प्लेट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट का कलेक्टर प्लेट जो है वो 6000 मीटर स्क्वायर है। कलेक्टर प्लेट एरिया ये 6000 मीटर स्क्वायर है, कलेक्टर प्लेट का एरिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 97% एफिशिएंसी है इसमें, 90 विथ 97% एफिशिएंसी इसमें मौजूद है। ठीक है, इसमें 97% एफिशिएंसी मौजूद है। ठीक है, तो जो 97% एफिशिएंसी मौजूद है उसी में से तुमको, ठीक है, मैं बात करता हूँ, इसमें 97% एफिशिएंसी है, तो 97% एफिशिएंसी जो है इन, इसमें ट्रीट कर रहा है, 97% एफिशिएंसी जो है इन ट्रीटिंग, क्या है, ट्रीट कर रहा है तुम्हारा 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड के स्पीड से ट्रीट कर रहा है, किसको, ईएसपी जो ट्रीट कर रहा है किसको, ऑफ फ्लू गैस, जो कि तुम्हारा फ्लू गैस इसमें छोड़ा गया जिसको वो ट्रीट कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम, कितना तुम्हारा एनर्जी फेंक रहा है, 200 मेगावाट का पावर प्लांट है। ठीक है,
ये उसने दे दिया है क्वेश्चन में, गिवन में। फिर बोलता है कि हाउ लार्ज विल बी दी प्लेट, ठीक है। हाउ लार्ज, यहाँ बोलता है कि हाउ लार्ज द प्लेट विल बी, कितना होना चाहिए, ठीक है, टू इंक्रीज एफिशिएंसी बाई 98 एंड 99%। 99% एफिशिएंसी और 98% एफिशिएंसी के लिए कितना बड़ा प्लेट होना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला है, विदाउट दैट फॉर्मूला यू कैनॉट आंसर, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है वो मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो देखो, ईएसपी का एक फॉर्मूला है जिसमें जो W होता है, W इसमें क्या होता है, W इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। उसका क्या फॉर्मूला है ये चीज जानो। इसका फॉर्मूला है कि माइनस क्यू, जिसको हम बोलते हैं फ्लो रेट, ठीक है, अपॉन एरिया ए, ठीक है, अपॉन एरिया ए, ठीक है, इनटू लॉन 1 माइनस ईटा, ठीक है। अब ये ईटा कोई पूछेगा व्हाट इज दिस ईटा, ठीक है। ईटा जो है वो एफिशिएंसी है, ठीक है। अगर मैंने तुमको ये फॉर्मूला लिख के दिया तो क्या तुम मेरे को बता पाओगे कि जो एफिशिएंसी इंक्रीज होना चाहिए 98% और 99% में, तो कितना लार्ज होगा प्लेट। अब तुम बता पाओगे मेरे को इसका आंसर निकाल के? कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस थिंग? अगर मैं तुमको एक दे देता हूँ फॉर्मूले में, जैसे कि लॉन 0.01 का वैल्यू, लॉन 0.03 का वैल्यू, ऐसे वैल्यूज अगर मैं तुमको दे दूं तो क्या तुम निकाल के दे पाओगे? इसका वैल्यू है -4.6, 0.03 का वैल्यू है -3.5, 0.02 का वैल्यू है तुम्हारा -3.9, और 0.04 का वैल्यू है -3.2, ठीक है। ये अगर मैंने दे दिया है तो क्या तुम इस क्वेश्चन को निकाल पाओगे? कैन यू मेक दिस क्वेश्चंस? तुम लोग बीच बीच में क्या अपने घर बार की बातें काहे करते हो? घर बार क्या किसी को कुछ पता नहीं है? घर के बातें करके क्या मिलेगा बताओ? घर वहीं बनेगा जहाँ पे तुम्हारा रहना होगा, ठीक है। जैसे मंदिर वहीं बनेगा जहाँ हम लोग मंदिर बनाना चाहेंगे, करेक्ट? क्या भाई अविनाश, सही बोला? अभी कौन ऐड हुआ है भाई? तापस घूमते फिरते पहुंच ही गया फाइनली। चलो तुमको ये तो पता चल गया ना। अब इस फॉर्मूले को यूज करके मेरे को बता सकते हो 98% और 99% एफिशिएंसी के लिए कितना एरिया चाहिए? ऑलरेडी मैंने एक एरिया दे रखा है, अब इनके लिए कितना एरिया चाहिए बता पाओगे? ट्राई करो, ट्राई करो, करके देखो। क्या यू कैन टेल मी द एरिया? क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। करो। क्योंकि इसके बाद नॉइज पोल्यूशन में घुसेंगे, फिर वाटर पोल्यूशन, फिर नॉइज और वाटर तो एक ही दिन में खत्म कर दूंगा कल।
सॉइल पॉल्यूशन वगैरह जो है वो भी खत्म हो जाएगा, थर्मल खत्म, सॉलिड वेस्ट 1 दिन, इन्वायरमेंटल सेशन 3 दिन, कंटेम्पररी भी 2-3 दिन लगेगा, स्टेटिस्टिकल लगेगा, खत्म 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 खत्म। ठीक है, वैसे 30 तारीख तक टाइम मिल गया है तो खत्म कर ही देंगे, बोल के 30 तारीख तक टाइम ले लेंगे। चलो, क्या इस क्वेश्चन को बना पाए या नहीं बना पा रहे हो, फिर से बताओ, क्योंकि मैंने वैल्यूज दे दिया है और अभी भी नहीं बना पाओगे तो भाई तुम लोग मैथ्स कैलकुलेशन में बहुत वीक हो, मैथ्स नहीं पढ़ पाओगे तुम लोग। कल क्लासेस है क्या सर? कर लेते हैं ना, टाइम निकाल के कर ही लेते हैं कल भी। कल देखूंगा यार, शाम को अगर समय मिलेगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं। कल तो छुट्टी भी कर सकता हूँ, ठीक है, परसों से शुरू करेंगे, क्योंकि एक दिन तो फ्रीडम चाहिए सबको यार, कितना काम करोगे, है ना? सही बात है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर होंगे तो अपलोड कर दूंगा, जो जरूरी है। इस क्वेश्चन को बनाओ, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसलिए तुमको दे रहा हूँ, ठीक है? आया नहीं अभी तक, लेकिन आने की पॉसिबिलिटी है अब आने वाले एग्जाम्स में, इसीलिए दे रहा हूँ। अरे कर देंगे मेरे भाई, हमसे क्यों अपलोड। तुम लोग पहले अपना काम तो करो। आधे ग्रुप्स में तुम्हें हो ही नहीं, मैं उसी में अपलोड कर दूंगा। तुम्हारा जो नोट्स सेक्शन होगा ना, उसमें एक एमसीक्यू सेक्शन भी डाल दूंगा, ठीक है? तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, सॉल्व एमसीक्यूज वगैरह, कुछ कुछ सॉल्व एमसीक्यूज में जरूर डालूंगा हर यूनिट में, ठीक है? तो उसको थोड़ा ध्यान से देखते रहना, ठीक है? एक्स्ट्राज में रहेगा सॉल्व एमसीक्यूज, तो उसको ध्यान से देखते रहना, उसमें गलती मत करना। इस क्वेश्चन को बनाओ, इसके लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? दिस इज वेरी सिंपल, इस क्वेश्चन को बनाओ, इंतजार मत करो। सॉल्व एमसीक्यूज दे दूंगा तो तुम्हारा कंटेंट ही खत्म हो जाएगा ना। आई थिंक ज्योति यही बेटर है, क्वेश्चन कराने से बेटर है कि सॉल्व एमसीक्यूज दे देता हूँ, तुम लोग जो भी डाउट्स रहेगा मेरे को क्लास में बता देना, क्लास में मैं पूछ लूंगा तुमसे कि मेरा ये डाउट है सर, बताओगे, तो फिर तुम्हारा हो जाएगा। लास्ट 2-3 साल के ही दूंगा, ज्यादा नहीं। लास्ट 2 इयर्स के ही क्वेश्चन दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा देने का कोई मतलब नहीं है, पीछे का तुम खुद भी पढ़ सकते हो। यस सर, बट बताओ क्या फिर बट है? इफ एंड बट तो आता रहता है, बताओ। अगर तुम्हारा डाउट्स होगा, उसमें डाउट्स होगा, तुम तो ग्रुप में भी लिख सकते हो, तुम तो उस ग्रुप में हो जहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ, तो मैं उसको आते ही समझा दूंगा, ठीक है? तो आई थिंक कि सॉल्व्ड, तुमको जो है ना डाउट क्लियरिंग, वो मैं दे देता हूँ, बेटर रहेगा, क्योंकि अभी के लिए उसको पढ़ना बेटर है, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बताते हैं तभी समझ में आता है। हाँ, न्यूमेरिकल्स वगैरह तो बताऊंगा तभी ना समझ में आएगा, बिना न्यूमेरिकल्स बताए कैसे समझ में आएगा, ये भी तो बात है। लेकिन जो थ्योरी थ्योरी टॉपिक्स हैं, जैसे कि थ्योरी थ्योरी क्वेश्चंस बहुत हैं, इस बार आया था सर ये क्वेश्चन में, एरिया पूछ रहा है क्या? यस करेक्टली, एरिया पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, बताओ। नहीं बना पा रहे हो तो फटाफट फटाफट नो बोलो, अगर बना ले रहे हो तो हाँ हाँ बोलो, समय नष्ट मत क्या करो, क्योंकि 1 घंटे की क्लास मिलता है, उसमें सब चीज रिवाइज आउट करना ही होता है। अभी प्लूम मॉडल बचा हुआ है, वो प्लूम मॉडल एक इतना बड़ा टॉपिक है। नो, चलो आगे बढ़ते हैं, किसी एक को भी नहीं समझ में आएगा तो शुरू करेंगे। देखो, फॉर्मूला पुट करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा कहानी नहीं था इसमें, काफी इजी वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है? तो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, क्यू ए ये सब दे रखा है, तुमको करना क्या है? ज्यादा कुछ बड़ा चीज तो करना नहीं है, तो तुम पुट करो ना वैल्यू, तुम यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करो। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे क्या, जो W है, ठीक है, किसके लिए? 97% एफिशिएंसी के लिए। कितना होगा? माइनस क्यू 200, ठीक है, फ्लो रेट 200 दिया है, पहले कितना एरिया दिया है? 6000 एरिया दिया है, इंटू एल एन, एफिशिएंसी कितना है? 97%, दैट इज इक्वल टू 97/100, ठीक है? और वैल्यू कितना आएगा? ये तुम्हारा कट जाएगा, कौन? ये 0 0 कट जाएगा, ये 2/60 आएगा, तो 1/30, ठीक है, एल एन, ये कितना आएगा? 1 - 0.97, ठीक है? जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/30 एल एन
0.03, ठीक है। और तुमको पता है 0.03 का वैल्यू कितना है, तो 1/30 इंटू -3.5, ठीक है। अब इसको इजीली डिवाइड करो, ठीक है। तो जब भी डिवाइड करोगे तो बहुत ही सिंपल है, क्या कटेगा देखो, 30 में से अगर तुम 3 काट देते हो तो तुम्हारा सिंपली क्या बचता है, वैल्यू जो बन के आएगा 0.1 तुम्हारा 17, ये बन के आएगा, ठीक है। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड, बट इसमें पूछा क्या था, इसमें पूछा था W98 एंड W99। सिंपली ऐसे ही वैल्यू पुट कर दो, कुछ खेला नहीं है, वैल्यू दे रखा है, वो वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू निकाल दो। ये तो तुमको पता ही है, 200/6000 जो होगा 1/30 होगा, इसमें तो कुछ खेला ही नहीं है। तो 1/30 को डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकाल दोगे तो फटाक से निकल जाएगा। अगर मैं 1/30 निकालने चलूँ क्या होगा तुम्हारा 0.3, ठीक है, फिर 3, ऐसे 3 में चलेगा, समझ में। तो यही उसकी वैल्यू है, ये तो निकालना, ये दोनों तो तुम खुद ही निकाल लो। 98 99 पे एरिया कितना होगा, एरिया निकालने बोला है, ठीक है। तो एरिया तो दिया नहीं है, सेकंड केस में एरिया नहीं दिया होगा, सेकंड केस में तुमको क्या दिया होगा, अगर मैं बात करूं सेकंड केस के लिए तुमको क्या एरिया दिया होगा। फर्स्ट केस के लिए तो तुम्हारे पास एरिया आ गया है, लेकिन सेकंड केस के लिए एरिया कहाँ आएगा, कैसे आएगा, बता सकते हो, हाउ दैट एरिया विल बी कमिंग। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो नहीं बदल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कॉमन मान के चलो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब नहीं बदल रहा है तो तुम्हारा आंसर आराम से आ जाएगा, जैसे तुमको चाहिए वैसा बन के आ जाएगा, करेक्ट। इसमें कुछ बड़ा चीज नहीं है, ये कोई बड़ा खेल नहीं है, ठीक है। 98 और 99% एफिशिएंसी जो निकालना है उसमें कोई बड़ा केस नहीं है। हाउ लार्ज द प्लेट विल बी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, कितना लार्ज होना चाहिए निकाल लो, और उससे माइनस कर दो कितना लार्ज होना चाहिए। ज्यादा कुछ बड़ा चीज नहीं है इसमें, खेला क्वेश्चन था, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, बड़ी कहानी नहीं है। यस यस, डब्ल्यू कंफर्म कर लो, डब्ल्यू सेम ही होना चाहिए, लिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगा तो उसको आंसर निकाल लोगे। ओके, तो ये क्वेश्चन बना लेना। आज तो तुम्हारे सारे फिल्टर्स वगैरह खत्म हो गए हैं लगभग। प्लूम मॉडल एक ही टॉपिक बचता है इस एयर पोल्यूशन से, तो उसको कवर आउट करेंगे लास्ट क्लास में। फिर तुम्हारा नॉइज पोल्यूशन कवर आउट कर दूंगा। नॉइज पोल्यूशन तो हार्डली ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नॉइज इंडिसेस वगैरह पढ़ा के इसको निपटा दूंगा, ठीक है। वाटर पोल्यूशन शुरू कर दूंगा, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा थर्मल पोल्यूशन, ये सब वगैरह आएगा थोड़ा बहुत, तो उसको कवर आउट करके हार्डली 2 क्लास में खत्म हो एयर पोल्यूशन। थोड़ा टाइम है, बड़ा यूनिट है, टाइम लेके करेंगे। 2 क्लास में तुम्हारा एयर पोल्यूशन पूरा खत्म। कल छुट्टी है ना, तो मैं इन्फॉर्म करूंगा कल छुट्टी है कि नहीं, वैसे तो छुट्टी ही रहेगा, ठीक है, ये मान के चलो, क्योंकि और कुछ नहीं रहेगा कल, थोड़ा फ्रीडम भी चाहिए सबको, करेक्ट। छुट्टी रखना ही सही है संडे को, ज्यादा हौच नहीं करना चाहिए। वैसे तो मेरे तरफ से अभी कंफर्म है कि छुट्टी रहना चाहिए, बट हाँ अगर कोर्स लग रहा होगा कि कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो फिर एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो छुट्टी ही कंफर्म चल के चलो, बता दूंगा मैं। सर मंडे से 2 आवर्स की क्लास कर दो, 8 बजे से। अरे मेरे को क्या पता दूसरे लोग का क्लासेस है या नहीं है, क्योंकि कुछ फर्स्ट पेपर का भी तो क्लासेस कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर की क्लासेस खत्म हुई या नहीं हुई मेरे को नहीं पता चल रहा है ना। मैं क्या मना कर रहा हूँ करने के लिए, बताओ फर्स्ट पेपर की क्लासेस चल रही है या नहीं चल रही है। नहीं चल रही तो करा देंगे। ठीक है, देख लेना फर्स्ट पेपर के किसी क्लासेस चल रही तो उस समय नहीं लेंगे। वैसे तो तुम लोग फर्स्ट पेपर लिए हो या नहीं लिए हो मेरे को आधे लोगों का पता नहीं, अगर उनकी क्लासेस चल रही होगी तो ओवरलैप हो जाएगा तो नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लेना। सर क्रैश कोर्स, अरे मेरे को नहीं पता यार, पेपर 1 लिए हो पेपर 2 लिए हो मेरे को कैसे पता चलेगा, मेरे को ग्रुप में कंफर्म कर दो अपने। सर क्रैश कोर्स होगा क्या, क्या क्रैश कोर्स, समझा नहीं मैं। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है भाई। अविनाश थोड़ा कंफ्यूज रहता है लग रहा है मेरे को।
चलो, टाटा, बाय बाय। जो बाकी बातें हैं ग्रुप पे करो।